हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों, चंदन वर्ल्ड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, ठीक? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस दिन हमने अपने हिंदी के क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू किया था, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चनों को किया था, प्रश्नों को किया था। अब उसके आगे आज हम फिर पढ़ेंगे, तो इसी के साथ नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आज हम फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा इधर-उधर की नहीं बतियाते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी का मतलब समझ रहे हैं? यानी जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं स्मॉलेस्ट, जिसे आप कहते हैं यानी सबसे छोटी। भाषा की सबसे छोटी का मतलब सबसे छोटी, यानी छोटी से छोटी, उसके बाद कोई दूसरी ना हो। तो सबसे छोटी इकाई क्या है प्यारे बच्चों? क्या व्यंजन है? नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यंजन नहीं होती है। ना ही व्यंजन होती है और ना ही प्यारे बच्चों शब्द होता है। ठीक, और ना ही क्या होता है आपका स्वर होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई प्यारे बच्चों क्या होती है? वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। अरे भाई, वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है अक्षर। वर्ड का मतलब क्या होता है? अक्षर। और अक्षर हम किसे कहते हैं? अर्थात जिससे का क्या ना हो सके। आ का हमेशा हिंदी में हम लोग उच्चारण नहीं के सेंस में करते हैं प्यारे बच्चों। किसके सेंस में करते हैं? नहीं के सेंस में करते हैं। अक्षर अर्थात जिसका नहीं हो, क्या नहीं हो? क्षरण नहीं हो, अर्थात नहीं हो क्षरण, अर्थात जिसे का इससे छोटा रूप और कोई नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? वर्ड कहलाती है। ठीक, जैसे कोई वर्ड हम कहते हैं, जैसे कहते हैं का, तो का हमारा क्या है? एक वर्ड या अक्षर है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है अनुग्रह शब्द का विलोम है। हमने आपको उस दिन भी बताया था प्यारे बच्चों, अनुग्रह शब्द का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? विलोम। हमने आपको बताया था कि विलोम का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? विलोम का अर्थ होता है विपरीत। विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत, यानी उल्टा। अब हमसे ये पूछ रहा है प्यारे बच्चों इसमें कि अनुग्रह शब्द का विलोम है। किसका विलोम पूछ रहा है? अनुग्रह शब्द का विलोम पूछ रहा है। ठीक, क्या अनुग्रह का विलोम आग्रह होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या संग्रह होगा? नहीं। संग्रह का मतलब तो प्यारे बच्चों होता है किसी चीज को आप इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना, यानी कलेक्ट करना। ठीक, ये क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। आई बात समझ में? लेकिन हमसे पूछा क्या है? अनुग्रह का विलोम। ग्रहण, ग्रहण तो पूछ नहीं रहा। ग्रहण का मतलब किसी चीज को आप क्या करते हैं जब अपने में, मतलब क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक, और ग्रहण का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रहण का उल्टा क्या होता है? किसी को ग्रहण करते हैं तो किसी को क्या करते हैं? त्यागते हैं, यानी त्याग करना। लेकिन हमसे पूछा क्या है? उसने पूछा है कि अनुग्रह शब्द का विलोम या विपरीत क्या होगा? तो अनुग्रह का विलोम या विपरीत क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अब्ज शब्द का अर्थ है। अब्ज। ठीक, अब्ज शब्द का अर्थ है क्या? का ऑप्शन है शंख, कमल, कपूर। कह रहा है इन तीनों में अब्ज शब्द का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? तो अब्ज शब्द का ना प्यारे बच्चों कई अर्थ होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा अगर परीक्षा में कोई पूछा जाता है अब्ज शब्द का अर्थ, तो पूछा जाता है कमल। लेकिन सिर्फ कमल ही नहीं होगा, अब्ज शब्द का अर्थ शंख भी होता है प्यारे बच्चों, कमल भी होता है, कपूर भी होता है, उपयुक्त सभी। तो अब्ज शब्द का विलोम क्या होता है? दाफार दवात। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? दाफार दवात। अब्ज शब्द का अर्थ होता है शंख, कमल, कपूर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे प्यारे बच्चों। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। पहले कोई भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं, यानी इनके कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ना कि हम का से लेकर माँ तक के व्यंजनों को एक साथ क्या कहते हैं? ठीक, कह रहे हैं ऊष्म व्यंजन। जी नहीं, ऊष्म तो अभी हम आपको बताए थे। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 4 होती है। कौन कौन से प्यारे बच्चों? तालव्य सा, इसका नाम भी आपको बताए थे कि एक एक सा का। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा। इसको क्या कहते हैं? दंत सा। और एक होता है हाँ। ठीक, ये तो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला और
वाह, ये तो हमारे ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन हो गए। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा कि का से माँ तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, जो का से माँ तक के व्यंजन होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। एक बार आप पूरे स्पर्श व्यंजन को एक बार हम तो कहते हैं, एक बार देख लीजिए कि का से माँ तक कौन-कौन से होते हैं। यानी देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, छा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, माँ। आप समझे मैंने इनकी संख्या लिखी क्यों? आप जानते हैं वहाँ लिखा है का से माँ तक व्यंजन कहते हैं। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तब भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे आप जान गए कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन-कौन से? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ठीक, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 कौन-कौन सी? या, रा, ला, वा। उसी तरह कभी क्वेश्चन में पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन ना बन के पूछे कि का से माँ तक के व्यंजन को क्या कहलाते हैं, ये ना पूछ के पूछे इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, कितनी होती है? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुछ भूल रहे हैं क्या प्यारे बच्चों? भूल रहे हैं क्या? देखिए, गलती हो गई ना। बा के बाद क्या आता है? भा आता है। फिर क्या आता है? माँ आता है, यानी 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर कोई आपसे पूछे प्यारे बच्चों, तो कितनी होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या? 25, यानी जिसे आप कितने कहते हैं? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी सा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सा वाला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों है, कह रहा है निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र, किसका पूछ रहा है प्यारे बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब सबसे पहले समझिए, यानी जब एक शब्द को अनेक और नामों से जाना जाए, कि यानी एक शब्द के और अर्थ हों, उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों कमल, तो कमल को देखते हैं आप लोग क्या क्या कहते हैं? कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पुंडरीक। क्या होता है? पुंडरीक। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, अब्ज। अब्ज का अर्थ भी क्या होता है प्यारे बच्चों? कमल होता है। पंकज, यानी पंकज में भी क्या होता है? कमल होता है। उसी तरह हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची ना, यानी देखिए सबसे पहले एक एक ऑप्शन को एनिमेट करते हैं। देखिए, जलधि दिया है। जलधि शब्द बना कैसे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। जल धन धी, इनसे मिलकर क्या बना हमारा? जलधि। यानी जो जल को क्या करता हो? धारण करता हो। जल को क्या करता हो प्यारे बच्चों? जल को धारण करने वाला, जल धारण करने वाला क्या कहलाता है? जलध, यानी समुद्र कहलाता है। लेकिन हमसे पूछा कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। उसी तरह उदध है, यानी ये भी समुद्र का पर्यायवाची हो गया। जलध भी समुद्र का पर्यायवाची हो गया। पयोध, यानी पय भी क्या होता है? जल का पर्यायवाची होता है। पयोध भी होता है जल का पर्यायवाची प्यारे बच्चों। लेकिन हमारा जो उर्वशी होता है प्यारे बच्चों ना, ये उर्वशी जल का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, समुद्र का पर्यायवाची उर्वशी नहीं होता। तो फिर अगर समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, भाई उर्वशी भी तो किसी का पर्यायवाची होगा। अरे बाबू, उर्वशी नहीं समझ रहे? वही जो रात में तुम्हारे सपने में आती है, अप्सरा। उर्वशी मतलब क्या होती है प्यारे बच्चों? अप्सरा। इनको मत भूलिएगा। उर्वशी मतलब अप्सरा। आपके जो इंद्र भगवान थे, वर्षा के देवता ना, इन्हीं को अप्सरा सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी। वही रात वाली जो आपके रतियम सपने में आती है, रात मेरे सपनों में आती है। गाना सुने हैं तो इंद्र का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? उर्वशी का मतलब अप्सरा। ठीक, आगे चलें। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची पूछ रहा है बच्चों? हिमालय का। सबसे पहले आप जानिए हिमालय शब्द बना कैसे प्यारे बच्चों? हिमालय शब्द जो होता है ना, ये हिम, देखिए हिम धन आलय, यानी ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आराम से हम प्रश्नों को समझेंगे, आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा, कोई जल्दी नहीं है। हिम का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बर्फ। ठीक,
और आलय का अर्थ होता है प्यारे बच्चों घर, अर्थात जो बर्फ का घर होता है उसी को क्या कहते हैं, हिमालय। यानी हिमालय पे ही ना बर्फ पड़ती है सबसे ज्यादा, तो हिमालय का अर्थ क्या होता है, बर्फ का आलय यानी बर्फ का घर। लेकिन हमसे बर्फ का आलय नहीं पूछा है उसने, उसने कहा है कि हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं पर आपको नहीं आए तो इसको अंडरलाइन किया कीजिए, क्योंकि अक्सर जल्दी जल्दी में क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हिमालय का पर्यायवाची नहीं है उसने पूछा है। क्या दिया है ऑप्शन में, गिरिराज, हिमाद्री, गिरजेश, नगराज। देखिए गिरि मतलब भी क्या होता है, पर्वत या पहाड़, ये हिमालय का पर्यायवाची है। हिमाद्री भी क्या होता है, हिमालय का पर्यायवाची प्यारे बच्चों होता है, ठीक। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कौन हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, नगराज भी होता है। लेकिन जो गिरजेश होता है ना प्यारे बच्चों, हिमालय का पर्यायवाची नहीं होता है। गिरजेश का मतलब समझ रहे हैं, अर्थात भगवान शिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, भगवान शिव की, जिसे आप नीलकंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलकंठ। आई बात समझ में, यानी नीलकंठ इन्हें क्यों कहा जाता है, अर्थात इन्होंने एक बार जानते हैं ना कि देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, तो उसमें से समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें क्या निकला था, विष निकला था। सभी लोगों की कहानी पता है, जिसमें सभी लोगों को अमृत चाहिए था। भाई अमृत सबको प्यारा होता है, सबको प्रिय होता है, सब लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, आप लोग भी होना चाहते होंगे। लेकिन जो विष पीने वाला कोई नहीं था, और उस विष को किसने पिया था, विष को धारण किया था भगवान शिव ने। और जब उन्होंने विष को धारण कर लिया तो कभी उनको ध्यान से देखिएगा, फोटो वगैरह में आप देखेंगे उनका कंठ नीला नीला है। यानी नीला क्यों है, उन्होंने इस विष को पीने के कारण उनका कंठ क्या हो गया, नीला हो गया। तब से हम लोग शंकर भगवान को, शिव भगवान को क्या कहने लगे, नीलकंठ कहने लगे। तो हमारा सब क्या क्वेश्चन था कि हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो यानी गिरजेश किसका पर्यायवाची है, गिरजेश शिव का, यानी किसका पर्यायवाची, भगवान शंकर का। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ गया, किसका निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। फिर देखिए नहीं है, नहीं वाले को आप जरूर फोकस किया कीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो हम भाई सरस्वती माता की बहुत सम्मान करते हैं, भगवान की कृपा हो, सरस्वती माता की कृपा हो कि आपको जल्दी से क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए, आप अपने माँ बाप के सपनों को क्या करें, पूरा करें। माता सरस्वती सबके कंठ में क्या हो, विराजमान हो, सबको जल्द से जल्द क्या लग जाए, नौकरी लग जाए, ठीक। तो हमारा क्या शब्द है प्यारे बच्चों, कह रहा निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। नहीं तो पहले अंडरलाइन किया कीजिए, क्योंकि अक्सर यही गलती होती है, ठीक। तो देखिए जो महाश्वेता होता है ना, ये भी सरस्वती माता को कहते हैं, भारती भी उन्हें कहा जाता है, ठीक। बीड़ा पहाड़ी, अरे भाई जानते हैं सरस्वती माता का जो वाद्य यंत्र होता है वही बीड़ा होता है, इसीलिए बीड़ा को उदाहरण कर दे तो उन्हें बीड़ा पहाड़ी कहा जाता है। लेकिन जो प्यारे बच्चे, जो पद्मा होता है ना प्यारे बच्चों, यही नहीं होता है सरस्वती माता का पर्यायवाची। क्यों, क्योंकि पद्मा मतलब क्या होता है, लक्ष्मी माता, यानी जो धन की वर्षा करती है। अरे जिसके लिए आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, किस लिए, कि पैसे कमाने के लिए ना, पैसे के लिए पढ़ लिख रहे हैं ना, एक अच्छे नागरिक बन जाए, पैसा कमाएं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, साकार करें, ठीक। तो यानी पद्मा किसका पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का, ठीक प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो बता दीजिएगा, पहले में हम बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक। देखिए क्या हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भाई नहीं वाला क्वेश्चन तो 100% एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा, और तो इस क्वेश्चन को मैं 100% कर रहा हूँ, कोई ना कोई जरूर गलत करके आता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मेरी बात याद रखिएगा, नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो बॉक्स बना लीजिएगा, उसमें बंद कर लीजिएगा नहीं को, ठीक। कह निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रभाकर, दिनेश, दिनकर, ठीक प्यारे बच्चों। प्रभाकर हो चाहे दिनेश हो चाहे दिनकर हो चाहे दिवाकर हो चाहे भास्कर हो, इतना ही नहीं मैं और कुछ लिख देता हूं आपके सूर्य के प्रति, जैसे दिन हो गया, दिवाकर हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया, ठीक। सूर्य के अनगिनत पर्यायवाची हैं प्यारे बच्चों, ठीक। ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन उन्होंने क्या पूछा हमसे, इनमें से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची प्यारे बच्चों ना निशाकर नहीं होता है। अगर भाई सूर्य का पर्यायवाची निशाकर नहीं होता तो निशाकर भी तो किसी न किसी का पर्यायवाची होगा प्यारे बच्चों। तो निशाकर किसका पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों, निशाकर जो होता है ना वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का, यानी निशाकर किसका पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का, ठीक। अब अगर चंद्रमा होता, चंद्रमा का और पर्यायवाची क्या होता है, और होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, देखिए शशांक,
ठीक प्यारे बच्चों, शशांक, मयंक, ठीक, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अरे प्यारे बच्चों, हऊ वाली टोन नहीं सुने हैं? आज तो इस समय तो नहीं, पहले बहुत ट्रेंड में थी कि चंद्रमौलिक चिदम्बराय कोटि कोटि प्रणाम शंभु शिव दिगंबराय, यानी भगवान शिव के सर में क्या विराजमान रहती है? चंद्रदेव विराजमान रहते हैं। तो चंद्रदेव का पर्यायवाची क्या हो गया? शशांक हो गया, मयंक हो गया। और निशाकर भी किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। तो सूर्य का पर्यायवाची निशाकर नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? सुंदर, सुंदर पूछ रहा है भाई, सुंदरी मत पहुंच जाना आप लोग। सुंदर किसका पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर का पर्यायवाची फिर देखिए, नहीं वाले को तो पहले अंडरलाइन करिए, चाहे क्वेश्चन भले मत करिए, अंडरलाइन जरूर करिए कि सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। आपके पेपर में डीएलएड में प्यारे बच्चों पर्यायवाची और विलोम शब्द ये जान लीजिए फ्री के नंबर देकर जाते हैं। इनको बस आपको थोड़े से ध्यान देने की बात होती है, थोड़ी रटने की जरूरत होती है। कुछ क्वेश्चन को रटना ही पड़ता है। रटना क्या, समझिए। हम तो यही कहेंगे कभी भी किसी क्वेश्चन को रटिए मत, क्योंकि जो रटंत विद्या होती है वो घाटंत विद्या होती है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। इसलिए रटिए मत, उसको समझिए। तो हमारा क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? करा कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों? ललाम, यानी ललाम सुंदर का पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों। चारु, चारु भी होता है, मंजुल भी होता है, लेकिन ये जो मंजूसा होता है प्यारे बच्चों ना, ये मंजूसा जो होता है ये सुंदर का पर्यायवाची नहीं होता। अगर भाई मंजूसा नहीं होता तो मंजूसा किसका पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों? मंजूसा का मतलब किसका होता है? पिटारी, सुने हैं पिटारी? अरे पिटारा, जो पहले लोग नहीं सांप दिखाने आते थे, गंगा मदारी लेकर आते थे, तो पिटारा खोलते थे, कहते अबे बच्चों क्या निकलेगा इसमें से? सांप निकलेगा। यानी मंजूसा का मतलब क्या होता है? पिटारी। और इसको एक और इसका पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों, इसी को पिटारी भी होता है इसका। और एक क्या होता है प्यारे बच्चों? पत्थर। ठीक, पिटारी या फिर पत्थर। सबसे पहले देखिए कुछ वर्तनी मिस्टेक हो जा रही है भाई लिखने में, कुछ एक बार फिर से देखिए। पिटारी या क्या होता है? पत्थर। यानी तो मंजूसा किसका पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों? फिर गलती हो गई भाई, क्या है आज, क्या हुआ है प्यारे बच्चों? आप लोग लगता है मन से पढ़ नहीं रहे हैं। पिटारी यानी पत्थर, पिटारी यानी पत्थर। पा से पिटारी, पा से पत्थर, यानी मंजूसा किसका पर्यायवाची होता है? पत्थर का या पिटारी का। तो सुंदर किसका सुंदर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? ललाम होता है, चारु होता है, मंजुल होता है, लेकिन मंजूसा सुंदर का पर्यायवाची नहीं होता है। आई बात समझिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उज्ज्वल का समानार्थी है। समानार्थी का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों, यानी जो इसके समान अर्थ दे, इसी के समान अर्थ दे, यानी एकदम समानार्थी जो होता है प्यारे बच्चों ना, इस समान प्लस अर्थी यानी समानार्थी, यानी समान यानी एकदम एक जैसा, उसी के जैसा, उसी के जैसा अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं? समानार्थी कहते हैं। आई बात समझ में? एकदम उसी के जैसा अर्थ दे उसे क्या कहते हैं? समानार्थी। कह रहा है उज्ज्वल का समानार्थी है। उज्ज्वल का समानार्थी क्या प्यारे बच्चों? देखिए जहां पे ला आपको दिख रहा है वहीं पे देखिए कहीं पे और आपको ला दिख रहा, हाँ यहाँ है, देखिए धवल। तो उज्ज्वल का समानार्थी क्या होता है? धवल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? धवल होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ऊर्जा का समानार्थी है। देखिए भाई हम तो विज्ञान बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऊर्जा शब्द आ गया, एनर्जी की बात आ गई, तो थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक, तो जानिए सबसे पहले ऊर्जा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्जा जो होती है ना, यह ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। आई बात समझ में? सबसे पहले ऊर्जा के बारे में जानिए। प्यारे बच्चों तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही, याद लगता है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ऊर्जा का सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है? बदल जाती है। लेकिन हम यहाँ तो विज्ञान तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन भाई अब ऊर्जा की बात आई तो ऊर्जा थोड़ा कहें, थोड़ा समझा दें। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि ऊर्जा के ही जैसा या ऊर्जा के समान अर्थ देने वाला इनमें से कौन सा शब्द है? 4 शब्द दिए हैं भाई, इनमें से एक ही सही होगा। यानी ऊर्जा का समानार्थी क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए उस ऊर्जा लिख रहा है तो ऊर्जा से वो वाला क्वेश्चन का ठीक मन लगा कि यहाँ ऊर्जा, वहां से ला बताए थे, यहाँ ऊ आया तो उष्णता मार दे। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ना तो तीक्ष्ण होगा और ना ही आपका उष्णता होगा और ना ही तीव्रता होगा।
ठीक, ऊर्जा का क्या होता है प्यारे बच्चों? ओज होता है, ओज यानी नहीं कहते हैं उनका बहुत ओजस्वी है, बहुत ओज उनका बहुत तेज है, ठीक? तो ओज होता है, तो ऊर्जा का क्या होता है? ओज होता है। देखिए, अब आ जाइए, आ गए हम लोग किस क्वेश्चंस पर? व्याकरण के क्वेश्चन से थोड़ा हट के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक? कह रहे हैं कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। गृह कार्य का मतलब समझ रहे हैं भाई, आप जैसे कुछ पढ़ते हैं, नहीं होमवर्क मिलता है आपको, उसको पढ़ते थे कि गृह कार्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? होमवर्क कहते हैं। अरे इसी को शॉर्ट में प्यारे बाबू क्या कहते थे आप लोग? भूल गए क्या? HW यानी होम वर्क। कह रहे हैं गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। क्या क्या ऑप्शन है प्यारे बच्चों? कह रहे हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आ व बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन कौन सही जवाब देते हैं, देखते हैं किसी को आ रहा है कि नहीं। गृह कार्य में जो प्यारे बच्चों प्रश्न करवाए जाते हैं ना, वो अवबोध की दृष्टि से भी करवाए जाते हैं और ज्ञान की दृष्टि भी करवाए जाते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आ और बा दोनों, सा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सा वाला। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं कि वाचन शिक्षण की विधि है। वाचन वाला समझते हैं? अरे भाई, जब हम आप सामने क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, यानी कुछ चीज वाच कर रहे हैं, यानी वाचन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाच नहीं, वाच तो इंग्लिश के वाच का अर्थ देखना, यानी वाच नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वाचन शिक्षण, यानी कैसा शिक्षण? वाचन, यानी जिसे हम आपके सामने क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। वाचन का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? बोलना होता है। वाचन का मतलब क्या होता है? बोलना। कह रहा वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, या फिर आ व बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सब संप्रेषण विधि क्या होती है प्यारे बच्चों? क्या होती है संप्रेषण विधि? क्या होती है समझ रहे हैं आप? जैसे आप अपने विचारों का एक दूसरे से क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हमारे और आपके विचारों का क्या हो रहा है? संप्रेषण हो रहा है। यानी संप्रेषण का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। यानी आप सुन रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ, तो यानी विचारों का हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान कर रहे हैं। तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है ना, किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? संप्रेषण के अंतर्गत आता है, ठीक? फिर क्या कर रहा है? अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब नहीं समझ रहे हैं? अरे अनुकरण का मतलब नकल करना भाई, किसी चीज की कॉपी करना। क्या होता है? नकल करना। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल करना। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारा क्वेश्चन है कि वाचन शिक्षण की विधि है, यानी वाचन शिक्षण की विधि क्या होती है? संप्रेषण विधि भी होती है और अनुकरण विधि भी होती है। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सा वाला। वाचन शिक्षण की विधि क्या होती है? संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए, वाचन अभी बोल रहे थे, वाचन मतलब क्या होता है? बोलना। अब किसकी बात आ गई? यानी मौन वाचन, यानी एकदम कुछ बोलिए मत, साइलेंट रहिए, बिना बोले सिर्फ इशारे से बात हो। नहीं होता, नहीं कहते हैं, यानी कुछ बोलिए मतलब गूंग बन जाइए, वो होता है मौन वाचन। आई बात समझ? मौन धारण कर लेते हैं। नहीं नहीं, कभी कभी गांव में होता है, अरे उनका आज मौन व्रत है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, यानी एकदम गूंग बन जाइए। तो क्या रहा है कि मौन वाच क्या कह रहा है? मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 क्या कर रहा है? मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। कर रहा है मनन शक्ति का विकास। मनन शक्ति का मतलब समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? यानी जो मन में ही बोले, अपने मन में मनन करें, राम राम ओम जपते नहीं जपते हैं, वो क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं तार्किक योग्यता का विकास। तार्किक योग्यता मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई, किसी से कंपटीशन करते हैं, किसी से तर्क वितर्क करते हैं, वो हो गई हमारी तार्किक योग्यता। लेकिन कह रहा है मौन वाचन शिक्षण का तो उद्देश्य क्या हो गया प्यारे बच्चों? आ और बा दोनों। तो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता? आ और बा दोनों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सा वाला। आई बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों कह रहा है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। किसकी पूछ रहा है प्यारे बच्चों? लेखन। लेखन का मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई, राइटिंग, लिखना, जिसे जैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ आपके बोर्ड पे, लिख लिख के समझा रहा हूँ। लेखन यानी राइट, किसकी बात कर रहे हैं? राइट यानी लिखने की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो लेखन शिक्षण की क्या कर रहे हैं? प्रमुख विधि है। अरे भाई, लेखन मतलब क्या होता है? लिखने का कौशल। कभी कोई कुछ क्वेश्चन में सोचना नहीं रहता है, सीधे टिक करिए। लेखन मतलब लिखना। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या होती है? लेखन का कौशल। यानी लेखन के कौशल को क्या कहते हैं? लेखन शिक्षण कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों,
कह रहा है वाचन शिक्षण का उद्देश्य। वहां हम लोग क्या पूछ रहे थे? वाचन शिक्षण की विधि पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा कि वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, यानी किस पर्पज से, किस उद्देश्य से हम वाचन शिक्षण करते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि बोलने के कौशल से, कि पढ़ने के कौशल से, कि आ और वा दोनों। देखिए प्यारे बच्चों, जो वाचन शिक्षण होता है ना, इसमें बोलना भी होता है और पढ़ना। अरे भाई पढ़ते हैं तभी ना बोलते हैं। अब हम यहाँ आपके सामने पढ़ रहे हैं कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, पढ़ रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आ और वा बा दोनों, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? गलती होगी, इधर देखिए, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आ और बा दोनों, यानी फिर हमारा कौन सा ऑप्शन? वही पुराना वाला, सा वाला। सा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? आ, कौन सा ऑप्शन? सा वाला। ठीक, अब देखिए फिर व्याकरण के क्वेश्चनों पे आ गए हम। ठीक, कह रहे हैं या, रा, ला और वा व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा पूछ रहे हैं? या, रा, ला और वा। अभी हम इसके कुछ समय पहले ही आपको बताए थे कि जो या, रा, ला, वा व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं? इसको अभी आपको समझाए थे कि उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? स, श, श और हा, ये हमारे क्या हो गए? उस व्यंजन हो गए। ठीक, फिर हमने क्या आपको बताया था? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये भी 4 होते हैं, आपको उस दिन बताए थे। कौन कौन से? छत्र, त्रा, ज्ञा और एक ठो जो श्रा होता है, ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? इस संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। लेकिन हमसे पूछा क्या है इन्होंने? हमसे पूछा है कि या, रा, ला, वा उस वा, या, रा, ला, वा व्यंजन क्या कहलाते हैं? कौन कौन से? या, रा, ला और वा। जो ये या, रा, ला, वा होते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। द्विगुण का मतलब समझते हैं? जिस व्यंजन में 2 गुण हो। 2 गुण मतलब कौन? द्विगुण का मतलब 2। कौन कौन से द्विगुण 2 होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्यारे बच्चों आपका डा, और एक क्या होता है? ढा। ये हमारा क्या होता है? द्विगुण होता है। आई बात समझ में? ठीक, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि या, रा, ला, वा व्यंजन क्या कहलाते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बा फार बकरी, बा फार बकरी, यानी बा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विज शब्द का अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मोस्ट, जिसे आप क्या लगा लीजिए, मैं तो कहता हूं इसे MIP लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई बात समझ में? ये जरूर आपके पेपर में आता है, इसको एकदम आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि द्विज शब्द का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, जो द्विज होता है ना, अर्थात जिसका, द्विज शब्द पहले कैसे बना है? अर्थात जिसका, द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। कैसे हुआ? जिसका जन्म क्या हुआ हो? जिसका जन्म प्यारे बच्चों 2 बार होता हो। कितनी बार होता हो? 2 बार, यानी 2 बार उत्पन्न होता हो। जिसका जन्म 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। ठीक, ठीक कह रहा है इनमें से द्विज शब्द का अर्थ है प्यारे बच्चों ब्राह्मण। आप पूछ सकते हैं सर कि ब्राह्मण का कैसे 2 बार जन्म होता है? आप नहीं सुने? एक बार तो अपनी माँ के कोख से, जैसे हम और आप जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते हैं। एक बार लोग कहते हैं कि जब उनका जनेऊ संस्कार होता है ना प्यारे बच्चों, तभी उनका एक समझिए नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, जब उनका जनेऊ संस्कार करवाया जाता है। आई बात समझ में? और दांत हमारे क्या होते हैं? अरे भाई दांत का भी तो 2 बार जन्म होता है। अरे नहीं होता, एक बार हमारा दूधक दांत जमता है, नहीं लोग कहते हैं अरे बाबू दूध का दांत जामा है, वो टूट जाएगा फिर बढ़िया दांत आएगा। एक बार टूट के फिर दोबारा दांत आया तो भी 2 बार हो गया, नहीं हो गया? इसी तरह पक्षी हो गया, पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है। यानी इनमें से हमारा जो ब्राह्मण हुआ, चाहे दांत हुआ, चाहे पक्षी हुआ, ठीक, इनमें से सभी किसका अर्थ होते हैं? ये सभी द्विज का अर्थ का बोध कराते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिपि विकास का प्रथम सोपान है। मैं आपको लिपि के बारे में समझाया था प्यारे बच्चों। सोपान का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले समझिए कि सोपान का अर्थ होता है चरण, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेप। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्टेप। लेकिन हमसे क्या पूछा? लिप। लिप हम आपको बताए थे ना, लिप मतलब क्या होता है? जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। लिप को ही क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। बताया था ना कि किसी भी लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा क्या है? लिपि विकास का प्रथम सोपान है। लिपि विकास का जो प्रथम सोपान होता है प्यारे बच्चों, वो हमारी क्या होती है? चित्रलिपि जो कहलाती है, और लिपि विकास का प्रथम चरण, प्रथम सोपान कहलाती है। आई बात समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिन का विलोम है। ये तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं आता होगा प्यारे बच्चों। अरे भाई दिन हुआ है तो क्या होगी, रात भी होगी। सूरज ढला है तो एक दिन उजाला भी होगा। आई बात समझ में। आज हमारे जिंदगी में अंधेरा है, एक दिन हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे जीवन में प्रकाश, हमारा जीवन में ज्ञान का भंडार होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तो उजाला भी होगा। अपने माँ बाप के सपनों को एक दिन क्या करेंगे हम लोग, साकार करेंगे। आई बात समझ में। तो कह रहे हैं दिन का विलोम, यानी फिर वही बात, विलोम यानी विपरीत या उल्टा। तो दिन का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, दिन और रात। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं कह दिया दिन और रात, क्या आप मुझे बताएंगे। एक क्वेश्चन और आपको बता दूं कि दिन और रात आ गया ना, यानी इनमें अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि बताइए इसमें कौन सा समास है दिन और रात में। एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कभी भी ना जब दो शब्द एक दूसरे के विपरीत हों या दोनों के बीच क्या छुपा रहे, और छिपा रहे, क्या छिपा रहे, और छिपा रहे, तो वहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। अरे भाई दो लोगों में द्वंद्व कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों लड़ाई कब होती है, जब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी दिन और रात के बीच में कौन सा शब्द छिपा हुआ है, और छिपा हुआ है। तो दिन का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, रात होता है। शाम का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, अरे नहीं कहते हैं शाम यानी सुबह का क्या हो गया, शाम यानी शाम का क्या हो गया, सुबह हो गया। स्थिर कभी कभी शब्दों के आगे आ लगाने से भी क्या बन जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। तो स्थिर का विलोम क्या हो गया, अस्थिर हो गया, अर्थात जो स्थिर ना रहे। आई बात समझ में प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है आनंद का पर्यायवाची है। आनंद का पर्याय, भाई आनंद के साथ हमको पढ़ना है, मौज मस्ती के साथ पढ़ना है। यानी आनंद का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों। देखिए आनंद का मतलब होता है ना प्यारे बच्चों, स्पृहा नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पृहा स्पृहा नहीं होता है, ना ही सहकार होता है और ना ही प्रमाद होता है। आनंद का क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रमोद होता है। क्या होता है, प्रमोद। यानी आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, प्रमोद होता है। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची। अरे भाई जब अप्सरा आई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंद्र ना आए। अप्सरा आई थी नहीं आई थी भी इसके पहले क्वेश्चन में, जब अप्सरा आई हैं तो इंद्र भगवान जरूर आएंगे। काहे के बिना अप्सरा के इंद्र भगवान का मन ही नहीं लगता था देवलोक में। आई बात समझ में। तभी वो अपने कुर्सी बचाने में हमेशा लगे रहते थे, इसलिए नहीं कुर्सी चली जाएगी। अरे अप्सरा नहीं फिर मिलेंगी भाई, मजाक कर रहे प्यारे बच्चों, सबको अपनी कुर्सी प्यारी होती है। अप्सरा तो आप लोग अप्सरा के बारे में सोचते हैं, भाई सोच सकते हैं, जाहिर सी बात आप अभी उसी यज्ञ से गुजर रहे हैं। ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों अप्सरा को भी ध्यान दीजिए, लेकिन थोड़ा आइए पढ़ भी लेते हैं। ठीक। तो इंद्र का पर्यायवाची के पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इंद्र का पर्यायवाची। देखिए सबसे पहले जो महेश होता है ना, ये महेश फिर आ गए आपके कौन, वही नीलकंठ विषधर शिव भगवान। यानी महेश किसका पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों, महेश किसका पर्यायवाची होता है, भगवान शिव का। लेकिन हमसे इन्होंने क्या पूछा है कि इंद्र का पर्यायवाची होता है। इंद्र का पर्यायवाची प्यारे बच्चों होता है ना पुरंदर। क्या होता है इंद्र का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, पुरंदर होता है। पुरंदर का अर्थ अगर इतिहास की भाषा में कहें प्यारे बच्चों ना, आप लोग वेद में पढ़े होंगे, यानी किलों को जो तोड़ने वाला होता था ना, किले को तोड़ने वाले को क्या कहते थे हम लोग, पुरंदर कहते थे। किले को तोड़ने वाला ही क्या कहलाता था, पुरंदर कहलाता था। तो अभी मत सोचिएगा कि इंद्र भगवान किला तोड़ते थे, अरे भाई वो नहीं किला तोड़ते थे, बस उन्हें खाली उसकी संज्ञा दी जाती है कि पुरंदर मतलब क्या होता है, इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो गया, पुरंदर हो गया। ठीक प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कर है तरंग का पर्यायवाची है। किसका पूछ रहे हैं इन्होंने, तरंग का। तरंग मतलब समझ रहे हैं, काया, क्या क्या ऑप्शन दिया है, काया, क्षीण, क्या दिया है प्यारे बच्चों, कुछ मिस प्रिंट है क्या, प्रतिकृत मुझे लगता है, प्रतिकृति, ऊर्मी। तो तरंग का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों, जो काया होती है, नहीं कहते हैं अरे उनकी तो पूरी काया ही पलट गई। काया का मतलब पूरा साम्राज्य उनका क्या हो गया, तितर बितिर हो गया। ठीक। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि तरंग का पर्यायवाची होता है, तो तरंग का जो पर्यायवाची होता है ना, ऊर्मी होता है। क्या होता है, ऊर्मी होता है। आई बात प्यारे बच्चों। ठीक। फिर क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि दास का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची, दास का। अरे भाई दास कौन नहीं जानता है,
पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, उनके यहाँ एक दास रहते थे, उनकी दासियां भी रहती थी। ठीक, तो दास का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? दास का मतलब क्या होता है? दास का मतलब होता है सेवक, यानी दास का मतलब क्या होता है? सेवक। ठीक, इसको तो जानते हैं। नायक कौन होता है भाई? नायक, जिसे आप क्या कहते हैं? अभिनेता। क्या कहते हैं? नायक। अरे पिक्चर में जो अभिनेता होता है ना, इसी को लोग क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। साथी, साथी क्या होता है प्यारे बच्चों? अरे आपका सखा, आपका दोस्त, आपका मित्र। अरे आजकल तो बड़ा ट्रेंड आ गया भाई, कोई सखा या दोस्त मित्र नहीं कहता। आजकल लोग कहते हैं तू मेरा क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। वो जो बम्बई वाला भाई, भाई वहीं से तो लोग पकड़े हैं। बम्बई में लोग क्या कहते थे कि मेरा भाई है, यानी मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा दोस्त है। दास का पर्यायवाची क्या हो गया प्यारे बच्चों? सेवक हो गया। क्या हो गया? सेवक हो गया। ठीक, आज की स्लाइड का मैं समझ रहा हूं, जहां तक मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, लगता है कि आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन। ठीक, कर विभावरी का पर्यायवाची है। विभावरी का पर्यायवाची, देखिए विभावरी शब्द आ गया ना, तो विभावरी से मुझे एक कविता याद आ रही, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट सी सो रही। मुझे पूरी कविता अच्छे से याद नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन बीती विभावरी का मतलब क्या कह रहे थे? यानी विभावरी का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? रात्रि। किसका बोध करा रहे हैं? रात का। यानी किसका? रात्रि का। यानी विभावरी मतलब रात का। तो क्या बताइए, तपसा रात का पर्यायवाची होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। करें चंद्रिका? नहीं। तरणी? नहीं। इसका विभावरी का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों? छड़दा होता है। क्या होता है? छड़दा। ठीक, क्या होता है? छड़दा। याद रखिए प्यारे बच्चों कि सपने वो नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको क्या नहीं आने देते? नींद नहीं आने देते। आई प्यारे बच्चों, तो जागते रहिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए, उनकी फिक्र को क्या कीजिए? फक्र में बदलिए। आई बात समझ में? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को एक बार मेरा पुनः प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद।